हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास पार्ट 16 दक्षिण भारत की एक झलक। इसके रचयिता विनय मोहन शर्मा हैं। इनका जीवन परिचय तथा पाठ के कुछ पैराग्राफ को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा समझा था। आज हम उससे आगे इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पूरा एक यात्रा वृत्तांत है जिनको लेखक ने अपने द्वारा की गई यात्रा के माध्यम से देखा, समझा और शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया है कि तमिलनाडु और आंध्र के भोजन में विशेष अंतर नहीं है। केले के पत्ते पर भात का ढेर, रसम, दाल, तरकारी, दही, चटनी, मोर, तर्क परोसा जाता है और खाने वाला बड़ी शीघ्रता से भात में सब कुछ सनाकर उसके लंबे लंबे पिंड बनाकर गटकता जाता है। स्टेशनों के बाहर गृहों में भी धरती का केला पत्तों को बिछाकर धरती पर केले के पत्ते को बिछा देते हैं और पंक्ति की पंक्ति भोजन करने के लिए बैठ जाती हैं। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो भोजन करने की व्यवस्था है वो सेम होती हैं। अय्यर ब्राह्मण निरामिष भोजी होता है और ब्राह्मणेतर को आशीम से परहेज नहीं है, पर उसका भी मुख्य आहार भात ही है। भात की इडली, छोले के समान डोसा और उपमा चटनी और दही के साथ बड़े प्रेम से खाए जाते हैं। सुदूर दक्षिण में उत्तर भारत के समान तरह तरह की मिठाइयों की दुकानें नहीं हैं। बड़े बड़े नगरों में उत्तर भारत के एक दो हलवाई थोड़ी बहुत मिठाई बनाते हैं। इन्होंने खाने के लिए बताया है कि जो तमिल और आंध्र प्रदेश के भोजन होते हैं वो सेम होते हैं, थोड़ा ही उनमें फ़र्क होता है, बाकी उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। उसी प्रकार से वहाँ की जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। मिठाइयाँ भी वही चटपटी, खारी, खट्टी चीज़ें दक्षिण भारतीयों को बहुत प्रिय है। दक्षिण भारतीय जो लोग हैं उनको क्या है, खारी खट्टी जो चीज़ें होती हैं, चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय आती हैं। घी की अपेक्षा नारियल के तेल का इस्तेमाल अधिक करते हैं। दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वो घी की जगह नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं, परंतु वहाँ के होटलों में एक बात यह देखी गई है कि जब वे भात पर घी डालते हैं तो वह शुद्ध घी ही होता है। होटल वालों की यह ईमानदारी प्रशंसनीय है। हमेशा वहाँ के जो होटल वाले लोग होते हैं जो भोजन परोसते हैं वह उस भात के ऊपर देसी घी ही डालते हैं और ये उनकी ईमानदारी प्रशंसनीय है। मैंने मद्रास, मथुरा, त्रिचिनापल्ली, रामेश्वरम आदि स्थानों के होटलों में भोजन किया और मुझे हर जगह शुद्ध ताजे घी का स्वाद मिला। दूध के संबंध में भी यहाँ के दुकानदार बड़े स्पष्टवादी हैं। दक्षिण के स्टेशनरों पर आपकी आंखों के सामने ही पाल दूध में वल्लम या पानी, पाल मतलब दूध और वल्लम मतलब पानी मिलाकर देने और कहेंगे शुद्ध दूध हम नहीं बेचते, हम कॉफ़ी का दूध खरीदते हैं। इस व्यावसायिक ईमानदारी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया है। तमिलनाडु को लांघकर जब मैंने केरल में प्रवेश किया तो सावन के अंधे को हरा ही दिखने लगा है। जो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखने को लोकोक्ति का स्मरण हो आता है। मतलब चारों तरफ इतनी हरियाली थी कि लेखक को जिधर आंखें घूमे उधर हरियाली हरियाली दिखाई देती हैं। केरल की चप्पा चप्पा ज़मीन आबाद हैं, हरी भरी हैं, इसलिए आबादी इतनी घनी है कि वहाँ पैदा होने वाले लोगों को दो तीन फसलें की काफ़ी नहीं है। करीब जंगल से एक कंद को उबाल लाते और उसे भूनकर तथा उबालकर खाते। उसके साथ मछली मिला लेने में से पूरा आहार हो जाता है। वहाँ जंगल में जाते हैं, कंदमूल उखाड़ के लाते हैं, उसको उबालते हैं, उसके साथ मछली को खाते हैं। केरल का आहार भी आंध्र और तमिल प्रांतों के सदृश ही है। नारियल का देश होने से लोग उनका विभिन्न रूप से उपयोग करते हैं, उनका पानी भी पीते हैं। गर्मी के दिनों में जगह जगह पर पानी बिकता है। इतने
इनसे गर्मी शांत होती है। उत्तर केरल के ग्रामों में भी एक बार जाने का अवसर आया। वहाँ भोजन के अंत में जीरे से उबाला हुआ कुनकुना पानी पीने के काम में लाया जाता है। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में कहाँ से कहाँ वो गए और कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कैसे लोग होते हैं, किस प्रकार से उनका खान पान होता है, उन सारी चीज़ों को शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इससे हमें बहुत ही अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और यात्रा के दौरान हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। हम भी इन चीज़ों से होकर गुजरते हैं और हम इन सारी चीज़ों को समझें अच्छे से। ये हमारे लिए इस पाठ के माध्यम से बेनिफिट है।